इस वीडियो में हम ऊतक यानी कि टिश्यूज के बारे में बात करने जा रहे हैं। अरे नहीं, वो टिश्यू नहीं जो आप मम्मी पापा के डांट खाने के बाद इस्तेमाल करते हो। हम जीवित जगत के ऊतक यानी कि टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो ये रहे कुछ पौधों की कोशिका। अब ये सब एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगी और एक विशेष कार्य करेंगी। मान लीजिए कि इन्होंने पत्ते की बाहरी परत बना ली, तो ये पत्ते के लिए एक सुरक्षा परत बनाएंगी, है ना? यही इनका कार्य है। तो ऊतक की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। ये ऐसी कोशिकाओं का समूह है जिनकी संरचना समान होती है और ये मिलकर एक विशेष कार्य करते हैं। अब हमने इस अवधारणा को पहले की वीडियो में भी देखा है ना? जब हमने जंतु ऊतक के बारे में बात की थी, याद है? तो इस वीडियो में हम विशेष रूप से पादप ऊतक के बारे में बात करेंगे। जंतु हमेशा गतिशील रहते हैं, है ना? या तो भोजन, आश्रय या संभावित साथी की खोज में। लेकिन पौधों के साथ ऐसा नहीं है। उनका जीवन काफी स्थिर और शांत होता है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आप पाएंगे कि स्थिर जीवन होने के बावजूद भी पौधों को जीवित रहने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उन्हें ऊंचा बढ़ना होता है, अपना भोजन खुद बनाना होता है, मिट्टी से पानी लेना होता है, मूल के माध्यम से पानी को सूखना होता है। तो ये वाकई काफी कठिन काम है ना? तो चूंकि पौधों और जानवरों की जरूरतें बहुत अलग हैं, इसलिए उनके ऊतक भी एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। और ये देखना वाकई रोचक है कि प्रकृति ने कैसे इन जीवों की जरूरतों के अनुसार उनके ऊतक को अनुकूलित किया है। अब वैज्ञानिकों ने पादप ऊतक का बारीकी से अध्ययन किया, तो उन्होंने पाया कि पादप ऊतक अपेक्षाकृत बहुत सरल होते हैं और उन्हें मुख्य रूप से दो प्रकारों में बांटा जा सकता है। उन्होंने ऐसे ऊतक पाए जिनकी कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित हो रही थीं और कुछ ऐसे जिनकी कोशिकाएं बिल्कुल भी विभाजित नहीं हो रही थीं। उन्होंने इन्हें विपज्योतक ऊतक या मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी ऊतक या परमानेंट टिश्यू कहा। ठीक है। अब मैं आपको एक दिलचस्प तथ्य बताना चाहती हूँ। किसी भी पौधे में जो ऊतक सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं वो स्थायी ऊतक होते हैं, ना कि विपज्योतक ऊतक। आश्चर्य की बात है ना? सोचिए जरा, विपज्योतक ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होती हैं, मतलब जैसे जैसे पौधा बढ़ेगा इनकी संख्या बढ़ेगी। वहीं दूसरी ओर अगर कोई ऊतक ऐसी कोशिकाओं से बना है जो विभाजित नहीं होती, तो उसकी संख्या नहीं बढ़ेगी। तो स्वाभाविक है कि हम उम्मीद करें कि स्थायी ऊतक की संख्या किसी पौधे में कम होगी। लेकिन हकीकत में इसका उल्टा होता है। तो ऐसा क्यों? क्या सोचते हो आप? चलिए इसका जवाब समझते हैं। स्थायी ऊतक असल में विपज्योतक ऊतक से ही बनते हैं। हाँ, हर बार जब विपज्योतक ऊतक की कोशिका विभाजित होती है तो वो दो भागों में बटेगी। उनमें से एक कोशिका विपज्योतक बनी रहेगी, यानी कि उसमें आगे भी विभाजित होने की क्षमता बनी रहेगी, जबकि दूसरी कोशिका स्थायी ऊतक का हिस्सा बन जाएगी और यही प्रक्रिया चलती रहती है। तो हर बार जब विपज्योतक कोशिका विभाजित होती है तो वो एक स्थायी ऊतक की कोशिका पैदा करती है और इसी कारण किसी पौधे में स्थायी ऊतक की संख्या विपज्योतक ऊतक से ज्यादा होती है। तो अब क्या हुआ? विपज्योतक ऊतक ने एक विशेष प्रकार के ऊतक को जन्म दिया, है ना? एक स्थायी ऊतक। अब विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतक होते हैं। कुछ जल परिवहन के लिए जिम्मेदार होते हैं, कुछ भोजन के परिवहन के लिए। तो कई प्रकार के स्थायी ऊतक होते हैं और जब विपज्योतक ऊतक एक विशेष प्रकार के स्थायी ऊतक में परिवर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को विभेदीकरण यानी कि डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ये शब्द आपको जीव विज्ञान में कई बार मिलेगा। हर बार जब कोई विशिष्टता विकसित होती है तो उसे विभेदीकरण कहा जाएगा। अब हम अगले वीडियो में इस विभेदित या स्थायी ऊतक के कार्य और भूमिकाओं के बारे में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम अपनी चर्चा को केवल विपज्योतक ऊतक तक ही सीमित रखेंगे और अब बात करते हैं उन कोशिकाओं की जो विपज्योतक ऊतक बनाती हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, कुछ कोशिकाएं आपस में जुड़कर एक ऊतक बना रही हैं और चूंकि इन कोशिकाओं में सक्रिय रूप से विभाजित होने की क्षमता होती है, इनके कुछ विशेष गुण भी होते हैं, है ना? और पहला गुण ये है कि इनकी कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल बहुत पतली होती है, जो उन्हें जल्दी जल्दी विभाजित होने में मदद करती है।
अगला गुण ये है कि इनमें कोशिका द्रव्य बहुत सघन होता है, क्योंकि इनका चयापचय दर बहुत ऊंचा होता है, यानी कि काफी तेज होता है। और इन्हें लगातार विभाजित होने के लिए बहुत सारे संसाधनों की जरूरत होती है, इसलिए इनका कोशिका द्रव्य सघन होता है। साथ में एक स्पष्ट केंद्रक भी होता है और इनमें रसधानी यानी कि वैक्यूल नहीं होता। आमतौर पर हमें पौधों की कोशिकाओं में बड़े बड़े रसधानी देखने को मिलते हैं, लेकिन इन कोशिकाओं में रसधानी नहीं होता। क्या आप बता सकते हैं क्यों? क्योंकि रसधानी मुख्य रूप से चीजों को संग्रहित करने का कार्य करते हैं, और ये कोशिकाएं कहती हैं, अरे भाई, हम तो पहले से ही इतना काम कर रहे हैं, तेजी से विभाजित हो रहे हैं, हमें ये अतिरिक्त जिम्मेदारी मत दो। ठीक है। जबकि जब हम भविष्य की वीडियो में स्थायी ऊतक की कोशिकाओं को देखेंगे, तो उनमें राजधानी होते हैं। तो ये थे विभजोतक ऊतक की कोशिकाओं के कुछ गुण। अब चूंकि इनमें विभाजित होने की अद्भुत क्षमता होती है, ये ऊतक पौधों के बढ़ते हुए भागों में पाए जाते हैं। जानवरों के विपरीत, जिनकी वृद्धि एक समान होती है, पौधों में वृद्धि कुछ विशेष क्षेत्रों में ही होती है। मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को यहीं रोकें और सोचें कि पौधे में वो कौन-कौन से क्षेत्र हैं जहाँ वृद्धि होती है। ठीक है, तो पहला उत्तर होगा प्ररोह शीर्ष यानी कि शूट टिप। क्योंकि पौधा ऊंचा बढ़ेगा, तो विभजोतक ऊतक प्ररोह के सिरे पर पाए जाएंगे। लेकिन फिर हम स्पष्ट और ऊंचा पौधा बिना गहरी मूल के तो नहीं पा सकते, है ना? तो मूल को भी मिट्टी में गहराई तक जाना होगा, और इसके लिए उन्हें विभजोतक ऊतक की जरूरत होगी। तो मूल के सिरों में भी ये ऊतक मौजूद होगा। तो पौधे के सभी सिरों पर विभजोतक ऊतक होगा। अब पौधा अपनी मोटाई में भी बढ़ता है, तो विभजोतक ऊतक इन भागों में भी मौजूद होंगे, यानी पौधे के पार्श्व भागों में। और कहाँ? आपने देखा होगा कि नई शाखाएं या कलियां इन पर्व संधि यानी कि नोड से उगती हैं, तो वहां भी विभजोतक ऊतक होता है। तो जैसा कि आपने देखा, विभजोतक ऊतक सिर्फ मूल और प्ररोह के सिरों तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि पौधे के शरीर के विभिन्न स्थानों पर पाए जाते हैं, और इनके स्थान के आधार पर इन्हें नाम भी दिया गया है। जो ऊतक मूल और प्ररोह के शीर्ष पर होते हैं, उन्हें शीर्षस्थ विभजोतक कहते हैं, यानी कि एपिकल मेरिस्टम। जो पार्श्व भागों में होते हैं, उन्हें पार्श्व विभजोतक कहते हैं, यानी कि लेटरल मेरिस्टम। और जो पर्व संधि क्षेत्रों में होते हैं, उन्हें अंतर्विष्ट विभजोतक कहते हैं, यानी कि इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प चीज दिखाना चाहती हूँ। मैंने एक वीडियो खोजी जिसमें हम वास्तव में विभजोतक ऊतक का विभाजन देख सकते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक प्ररोह शीर्ष है, जो गहरे या काले लाल रंग के भाग है, वो विभजोतक ऊतक है। अब जैसे ही मैं वीडियो चलाती हूँ, ध्यान से इन गहरे रंग के भागों को देखें। आपने क्या देखा? चलिए फिर से देखते हैं। जैसे ही आप इस प्ररोह शीर्ष को बढ़ते हुए देखेंगे, ये गहरे रंग के भाग धीरे धीरे कोनों तक सीमित होते जा रहे हैं, और ये कोने ही बाद में पौधे में अंतर्विष्ट विभजोतक बनाते हैं, क्योंकि यही वो स्थान है जहां से पत्तियां और नई शाखाएं निकलती हैं। और फिर वही लाल रंग वाला भाग प्ररोह के सिरे पर है, जो उसे ऊंचाई में बढ़ने में मदद करता है। तो इस प्रकार विभजोतक ऊतक पौधे के विभिन्न भागों में वितरित हो जाता है। इसलिए यदि आप कभी किसी पौधे की प्ररोह शीर्ष काट दें, तो कुछ दिनों बाद आप देखेंगे कि नए प्ररोह अंतर्विष्ट विभजोतक के क्षेत्र यानी पर्व संधि से निकल रहे हैं, है ना? क्योंकि वहीं विभजोतक ऊतक होता है। आप इसे घास में बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। तो यहाँ है एक घास का पत्ता, यहाँ ये प्ररोह से जुड़ा हुआ है, और विभजोतक ऊतक यहीं होता है। तो जब कोई जानवर इस घास के शीर्ष को चबा लेता है, तो फिर क्या होता है? घास फिर से ऊंचाई में बढ़ती है, लेकिन इस बार आप उस नुकीली शीर्ष को नहीं देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब कोशिकाओं का विभाजन और विकास इस अंतर्विष्ट विभजोतक क्षेत्र में हो रहा है, ना कि शीर्ष पर। रोचक है ना? अब बात करते हैं पार्श्व विभजोतक की, जो पौधे की चौड़ाई, व्यास या मोटाई को बढ़ाता है।
विशेषकर लकड़ी वाले पौधों में। अब जब आप किसी मोटे पेड़ के प्ररोह का अनुप्रस्थ काट देखते हैं, तो उसमें इस तरह के वलय दिखते हैं और ये पार्श्व विभज्योतक के विभाजन से बनते हैं। इन्हें वार्षिक वलय यानी कि एनुअल रिंग्स कहा जाता है और हम इन वलय की गिनती करके पौधे की उम्र का पता लगा सकते हैं। ये कैसे बनते हैं और उम्र कैसे गिनी जाती है, ये हमारे पाठ्यक्रम के दायरे से बाहर है, लेकिन ये फिर भी एक दिलचस्प विषय है। तो पार्श्व विभज्योतक पौधे की मोटाई या व्यास को बढ़ाता है। तो इस प्रकार विभज्योतक ऊतक पौधे के शरीर में रणनीतिक रूप से अलग अलग स्थानों पर स्थित होते हैं ताकि पौधा अपने जीवन भर बढ़ता रहे।